अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है साजिद तारड़ साहब ने। आप सब जानते हैं सर को। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया है और आपकी माहिराना राय हमें चाहिए होगी कि आखिर इमरान खान साहब इस टाइम पे जबकि रशिया और यूक्रेन में इतनी सख्त टेंशन चल रही है और उन्होंने एक तरह से वॉर भी डिक्लेयर कर दी है, वो रशिया में क्या कर रहे हैं, क्यों गए हैं, इतने ज्यादा लोगों को लेके क्यों गए, सारे मिनिस्टर्स और मीडिया और पता नहीं क्या। और दूसरा, जब वो उतरे हैं प्लेन से तो इमरान खान साहब का कहना था कि जी बहुत एक्साइटेड है वो वहां पहुंचकर रशिया में। तो ये बच्चों जैसी हरकतें और अजीब सी बातें, क्या आपको लगता है कि रशिया से कुछ मिल पाएगा इनको? देखिए, रशिया से मिलना तो खैर बहुत दूर की बात है। दर हकीकत जो वॉशिंगटन डीसी, जो वेस्ट इस वक्त देख रहा है, ये चाइना ने अमेरिका के जो उसकी दुश्मनी में या जो चीजें चल रही हैं अमेरिका चाइना में, ये सारे इस रशिया दौरे के मूजब जो थे वो चाइनीज है। ये चाइनीज रिक्वेस्ट पे हुआ है। ये इस बात का एडमिशन खान साहब ने अपने इंटरव्यू में भी किया जो उन्हें आरटी टीवी को भी दिया। इस वक्त अगर देखा जाए कि मेरी नजर में ये गलत बात है। दो चीजों का फायदा उठाया जा रहा है। एक इंडिया और चाइना की दुश्मनी का फायदा, और दूसरा रशिया और अमेरिका की दुश्मनी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सर्कमस्टांसेस में देखें इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसका रिएक्शन क्या होगा। क्वेश्चन मार्क ये है कि इसके रिएक्शन को पाकिस्तान बर्दाश्त कर पाएगा। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का, वो उसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस। इस वक्त आपका $100 का बैरल हो चुका है और बड़े थोड़े दिनों में $150 पे बैरल जाने वाला है। क्या वो अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान के पास क्या रिसोर्सेज हैं सरवाइव करने के लिए? आपकी इकोनॉमी के हालात ये हैं कि गवर्नमेंट ने लोगों को कहा है कि अपना सोना हमारे पास रख के पैसे ले जाओ बैंकों में। और दूसरा, रशिया से हमें जो पाकिस्तानी अवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि इनको हम देंगे, पाइपलाइन लेने जा रहे हैं। तो पाइपलाइन तो सैंक्शंस लग चुकी है सारी कंपनीज पे। वो पाइपलाइन जो है वो किस तरह बनाएंगे? वो ख्यालों में बन सकती है, प्रैक्टिकल तो वो नहीं बन सकती। और उसमें एक जो मैं समझता हूं, बार बार खान साहब को एक डर इनके जहन में जरूर है। बार बार ये बात करते हैं कि हम ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मेरे भाई ये मुझे बताओ, जब चाइना और रशिया आपको पैसे देगा तो 7 टर्म्स नहीं होंगी उनकी? अमेरिकन को आप अंधा समझते हैं आप कि वो नाक में रोटियां डाल रहे हैं? पहले आपने 20 साल उनको जो फ्रॉड लगाया वो तो अलग की बात है, वो तो चलो चल गया वो काम। वो भी उन्होंने अपनी मजबूरी में दिए होंगे, जो कुछ भी देते करते रहे हैं आपके मेरा मकसद प्लाजे, तो आपकी जो कुछ आप क्या ख्याल उनको नजर नहीं कुछ आ रहा? अब वो मजीद आप अगर उनको बार बार कह रहे हैं हम ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बन रहे, आप उनकी जो डेमोक्रेटिक समिट में नहीं आए, आप चाइना गए, चाइना से सीधा रशिया जा रहे हैं आप, और वो भी उस वक्त जब दुनिया चल रही है, दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज समझ रही है, और आप उस वक्त वहां बैठे हैं रशिया में और अपनी पूरी टीम को लेकर वहां बैठे हैं। दर हकीकत अगर देखा जाए तो बार बार जोर दिया जाता है बाइलैटरल रिलेशनशिप। बाइलैटरल ये होता है कि आप यहां से क्या देंगे? चमड़े की जैकेटें देंगे उनको? आप क्या दे सकते हैं? आप क्या सलाहियत है आपके पास कि आप रशिया को देंगे? मैंने अगले दिन आपके एक प्रोग्राम पे देख रहा कि 10 पॉइंट उस बंदे ने कहा जी चाइना से रशिया से ये ले। वो कहते जी असला। मैं कहता हूं 2 पुरानी कलाशन कोफे दे तो आप कैश पे नहीं खरीद सकते उनसे भाई। आप कहते हैं असला लेंगे रशिया से, किस तरह लेंगे? आप क्या देंगे रिटर्न में? कैश कहां से लाएंगे आप? तो सर ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, क्यों इनकी समझ में नहीं आता ये सारी बातें जो आप भी कर रहे हैं और लोग भी करते हैं? आखिर ये इस तरह के ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स इमरान खान क्यों करते चले जा रहे हैं? बस असल में कोई सबसे मैं जो हैरान हूं इस बात का, इतना बड़ा रिस्क लेना कि पूरे मुल्क को एक ऐसे चैलेंज में डालने लगे हैं। खुदा ना खास्ता इसके रिएक्शन में अगर आपको फेटफ की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, किस तरह सर्वाइव करेंगे आप? आपके पास भी प्लान बी होना चाहिए, मेरे ख्याल में होगा। वो यही होगा इनका प्लान बी कि ये सारी कैबिनेट को लेकर लंदन में आ जाएंगे। यही है प्लान बी, और क्या प्लान बी होगा इनके पास?
लेकिन उसमें जो मेरा उसमें तजिया ये है कि इनको चाहिए था बैलेंस करें। टाइमिंग बड़ी गलत है। मैं कहता ठीक है चले जाते आप भाई, चले जा 2 मिनट ठहर के चले जाते आप। टाइमिंग बड़ी गलत है। बिल्कुल इसी तरह लग रहा है कि आप इंटेंशनली वेस्ट और अमेरिका को स्नब कर रहे हैं। फिर हर इंटरव्यू में बैठ के आप अमेरिका को भाषण देते हैं कि अफगानिस्तान उनके जख्मों पे नमक छेड़ते हैं अफगानिस्तान की स्टोरियां छेड़ के। आपने अगले दिन भी आरटी के टीवी पे यही कहा, अफगानिस्तान का भाषण दिया आपने अमेरिका को। आपने दुनिया को, और मैं सबसे बड़ा एक जो हैरानगी वाली बात है कि हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि मैं इंडिया को इंडियन से ज्यादा जानता हूं। और मेरे भाई 2 मैच इंडिया से खेल लेने से आपको इंडिया की फिलॉसफी, आप इंडिया को इंडियन से भी ज्यादा समझ गए। इस्लाम को भी आप सबसे ज्यादा समझते हैं, वेस्ट को भी आप सबसे ज्यादा समझते हैं, भारत को भी सबसे ज्यादा समझते हैं, और जापान और जर्मनी का बॉर्डर जोड़ देते हैं। मैं बल्कि पूरा इसमें मैं काफी रिसर्च कर रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर है इसमें। देखें, मैं जब इसके बैकग्राउंड में देख रहा था तो शंघाई अकॉर्ड को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। शंघाई अकॉर्ड क्या है कि देखें कि 50 साल में किस तरह एक सर्कल पूरा कंप्लीट हुआ। अमेरिका को चाइना के पास लेके जाने वाले पाकिस्तानी थे, और आज पाकिस्तानियों को चाइना रशिया के पास लेके जा रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा यू टर्न मैं समझता हूँ जाहिर सोचा होगा इन्होंने कि सारा कुछ कि आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कॉन्सिक्वेंसेस, फैटफ का ब्लैक लिस्ट में जाना, यहां से F-16 के पार्ट्स ना जाना। मैं अगले दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि आज अगर आप अमेरिका के साथ रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हो तो आपको 10 साल लगेंगे चीजें वाइंड अप करने के लिए। अपने प्रोडक्ट्स को, जो आपकी ट्रेनिंग अमेरिका से हुई हुई है, आपकी प्रोडक्ट्स सारी अमेरिका की। अमेरिका अभी आप जान आज कहें अमेरिका से हमने आया था, हमारे सफारती रिलेशनशिप भी खत्म कर देने, अब सर को खत्म कर देना, 10 साल चाहिए आपको। लेकिन ये कि अब देखें, पहले भी और बार बार कह रहे हैं हमारे ये जो कि हम ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका वैसे ही आपको समझ चुका है। जरा गौर से 2 चीजें देखिए। इस वक्त अमेरिका, इस्लामाबाद में अमेरिका की सबसे बड़ी एम्बेसी दुनिया में, मेरे दूसरे नंबर पर, पहले कहीं और है इजिप्ट में, दूसरे नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी एम्बेसी है। वहां पे एम्बेसडर ही नहीं रहा 4 साल, पिछले 3-4 साल। चार्ज डी अफेयर से काम चलाया हुआ, जानबूझ के स्नब किया। उसके बाद आपके एम्बेसडर यहाँ पे आए जो आपने नए नॉमिनेट करके भेजे हैं, बड़ा उनकी बड़ी मुश्किल से उन्होंने कंफर्मेशन की। लोएस्ट पॉसिबल लेवल पर आपके रिलेशनशिप इस वक्त अमेरिका के साथ। बाइडन साहब आपको काले नहीं करते, आपकी चीखें निकल रही। आपने अमेरिका को खुश करने के लिए मोहित यूसुफ, जो कि बल्कि उस पर लोग सवालिया निशान उठाते थे उसके ऊपर, आपने उसको हायर किया कि शायद वो बाइडन साहब की कॉल करा सके, वो भी डिलीवर कर सका। और अब देखें, ये आपने मेरे ख्याल में बड़ी टाइमिंग गलत है। खान साहब के एडवाइजर जो है वो मैच्योर नहीं है। फॉरेन पॉलिसी तो पहले ही नहीं है। पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी तो डॉलर पॉलिसी, जहां से पैसे मिलेंगे हम उनके साथ होते हैं, ये पॉलिसी है आपके पास। लेकिन ये कि टाइमिंग बहुत गलत है, और इसका नुकसान सबसे ज्यादा आरजू मेरे प्यारे पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा। और किसी को रूलिंग एलीट का क्या है, तो वो तो दुबई चली जाएगी। बच्चे उनके सबके वैसे कैनेडियन सिटीजन कनाडा में बैठे हैं, उनके सिर पे क्या असर है। नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन रशिया के ऊपर भी तो सैंक्शंस लगने लगी हैं, तो इनके ख्याल से जिस कंट्री के अपने ऊपर सैंक्शंस लग रही हैं वो इनको कोई पैसा दे सकेगा, या वो कोई इनको पाइपलाइन दे सकेंगे, या कोई और प्रोजेक्ट इनके साथ कर सकेंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और बाकी लोग भी, काफी लोग यही कह रहे हैं कि रशिया से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो तो मैंने आपको बताया कि पाइपलाइन जो है वो ख्यालों में बनेगी, क्योंकि वरना तो सैंक्शन लग जानी। हाँ, यहाँ पे है मेरे ख्याल में इस वक्त जो मेरी जो अपनी रिसर्च है उसके हिसाब से रशिया जो है वो इनको ये उनसे कह रहे हैं कि हम ये देखें ना, इसमें 2-4 चीजें डिप्लोमेसी में क्या खेली जा रही है। एक तो ये मॉस्को गए हैं अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि आप हमारे साथ नहीं चलोगे तो हम ये करेंगे, ब्लैकमेलिंग जिस तरह। दूसरा, उसमें सर्कमस्टांसेस ये कि जाकर इन्होंने उनको भी कहा है कि देखें हम इतना बड़ा रिस्क लेकर आए हैं, अब आप हमारे माई बाप बने, आप पैसे, आप डॉलरों की बारिश आप करें। ये बातें हो रही हैं वहां। आपके एनर्जी, आप तेल आप दें हमें, क्योंकि आपसे तो तेल लिया नहीं जाएगा, सऊदी अरेबिया उसने बंद कर दे, तो आप हमारे माई बाप हैं। चाइना जो हमारा डैडी है, आप हमारे अंकल बन जाए। ये क्वेश्चन तो होगी, ये कर रहे हैं बातें वहां पे। लेकिन देखें वो
चाहे देखिए अब रशिया किस हद तक आगे जाता है। मेरी नजर में तो रशिया का टोटल फोकस इस वक्त नेटो के खिलाफ और यूक्रेन है और नेटो के खिलाफ है। अमेरिका को देखना है। आप देखें वो अमेरिका की दुश्मनी में कितना आगे जाता है, पाकिस्तान पे हाथ रखता है या नहीं रखता। लेकिन ये कि टाइमिंग इसकी जो मैं कहूंगा कि एक तो ग्रुपिंग वाला छोड़ दें आप बात करना, क्योंकि ग्रुपिंग जाहिर है, आप जब चाइना आपको पैसे देगा तो वो ये लाजमी कहेगा कि आपने अमेरिका के साथ नहीं बैठना। अब अगर रशिया आपको पैसे देता है तो उन्होंने भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ कंडीशन तो लगाएंगे वो। लेकिन अगर आपने इतना बड़ा रिस्क ले ही लिया है तो लेना ही था, लेकिन टाइमिंग गलत थी। इसको मेरे ख्याल में अगर भी करना था तो 2 महीने ठहर के ये यूक्रेन वाला मसला सेटल हो जाता तो फिर आप जाते, कुछ नफरतें कदूरतें कम होती। इस वक्त अमेरिका जो है वो जख्मी है, वेस्ट जख्मी है और डिमोरलाइज्ड है अफगानिस्तान के बाद, और आज भी डिमोरलाइज्ड है क्योंकि वो इस रशिया को रोक नहीं सका। उनकी डिप्लोमेसी फेल हुई, उनकी सैंक्शंस वाली बातें सही चल नहीं रही, लेकिन अब वो रिटेलिएट करेंगे। उस रिटेलिएट में जो चीजें सामने आएंगी अल्टीमेटली उनको करेंगे। ये अभी तालियां बजाते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट में कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, इट वाज नॉट दैट हार्श। उन्होंने बड़े कह दिया जी हम पाकिस्तान तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, जो मर्जी करे हमें। लेकिन ये बातें इस तरह खुल के कैमरों पे नहीं होती, चीजें होती। ये ग्रज आपको खुद पता होना चाहिए कि इस वक्त बाइडेन साहब को अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इशू जो है वो आपकी मिलिट्री डिमोरलाइज्ड है और अमेरिकन डिमोरलाइज्ड है अफगानिस्तान के बाद। और आज भी अमेरिका जो है वो अभी तक मेरा मकसद ये उनके सैंक्शंस इतनी नहीं होंगे। मेरा मकसद पहले ईरान पे लगाए सैंक्शंस तो क्या कर लिया है अमेरिका, खुद कमजोर है। पाकिस्तान को इन सब चीजों का जवाब देना पड़ेगा जब रिपब्लिकन बैंक अपने पावर में आएंगे, वो सारा रिविजिट करेंगे, क्योंकि पेंटागन और आर्मी जो होती है वो सारी रिपब्लिकन पार्टी का मैंडेट का हिस्सा होती है। उन्होंने अपनी जो रिपब्लिकन है उन्होंने अपनी आर्मी को आके फिर दोबारा पांव पे खड़ा करना है। उन्होंने दोबारा पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ मेंशन ये करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो फिलॉसफी थी अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, वो कहते थे कि हम पीस के ख्वाहिशमंद हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग पेंटागन के साथ, ताकि हमारी तरफ को देखेगा तो वो रिटेलिएट। रिपब्लिकन पार्टी आएगी और दोबारा इन चीजों के जवाब पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पे ये भी मेंशन करूंगा कि जो पीछे 22 सेनेटर्स हैं, उन्होंने जो आज से कुछ अर्सा पहले कांग्रेस में अपना एक बिल पेश किया था, उसमें ज्यादातर पाकिस्तान को फोकस किया गया था उसमें कि पाकिस्तान का रोल इन अफगानिस्तान इन द रीजन। तो वो सारी चीजों के जवाब सवाल तो वो फिर मांगेंगे जब रिपब्लिकन आएंगे वापस इन द हाउस। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि इमरान खान ने पहले तो ईरान और सऊदी अरब के बारे में कहा था कि जी मैं इनमें सुलह करा सकता हूँ, मैं इनके जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करवा सकता हूँ। अब यही बात उन्होंने रशिया और यूक्रेन के बारे में की। आपको लगता है कि ये कुछ कर सकते हैं? इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं? मतलब इनकी सुन कौन रहा है? पैसा इनके पास नहीं है, जगह जगह से मांगते फिर रहे हैं, उसके बाद इस तरह के स्टेटमेंट देना कहाँ तक अक्लमंदी लगती है आपको इनकी? देखिए मैं इसको थोड़ा सा तो पहले ये बताऊं कि इन्होंने कहा कि चाइना और अमेरिका की सुलह हम करा देंगे। अमेरिका आपका फोन नहीं उठाता, सीपैक बंद पड़ा है। तो आप खुद देखेंगे इन सर्कमस्टांसेस में जब सीपैक बंद पड़ा है, आपसे नाराज है और अमेरिका आपका जो बाइडेन आपको फोन नहीं करता, तो सुलह किसकी कराएंगे आप? एक कॉमन सेंस वाली बात कि आप दोनों मुल्कों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो आप कहते हैं हम दोनों को सुलह करा देंगे। देखिए एक बिल्कुल बेतुकी सी बात, दोनों के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं ठीक तो आप कहते हैं हम इनकी सुलह कराएंगे। आज आप यूक्रेन की सुनने बात रहे, वहां पे जो यूक्रेन के पाकिस्तान के एम्बेसडर है मेजर जनरल इजराइल उनका नाम है, वो जाके यूक्रेन को मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। खान साहब मास्को में जाकर पुतिन के साथ खड़े हैं। अब जरा अंदाजा लगा लें आप कि वो फुल फ्लैज वार हो रही है। वो उनके आज की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 60 बंदे उनके मर चुके हैं यूक्रेनियन, और कितने जहाज रशिया ने गिरा लिए। तो आप कहते हैं हम सुलह करा दें। बल्कि आज किसी ने मुझे एक जोक भेजा सुबह सुबह, उसने कहा जी रूस और यूक्रेन पहले एक दूसरे को गालियां निकाल रहे थे, आज खान साहब ने जाके कन्विंस किया कि जंग शुरू कर दें। पर ये भी किसी ने कहा था कि पहले लोग 21 तोपों की सलामी देते थे, खान साहब गए तो पूरी जंग ही छेड़ दी है उनको वेलकम करने के लिए। बट वैसे इसको हिस्ट्री में पता नहीं अब जो लिखने वाले किस तरह लिखेंगे कि खान साहब वहां थे और उधर से जंग शुरू हो गई थी।
खान साहब पाइपलाइन की बातें कर रहे हैं, लोगों को जाने बचाने की पड़ी हुई है, लोग भाग रहे हैं। यूक्रेन हाँ। में लोगों को देखे वो, तुम जिस तरीके से पोलैंड में जा रहे हैं, भाग के बेचारे पैदल निकल रहे हैं वहां से पोलैंड जाने के लिए। सर बहुत से पाकिस्तानियों के बारे में भी जो है यहाँ के टीवी चैनल्स पे भी न्यूज आ रही थी कि वो वहाँ फंस गए हैं, बहुत परेशान है, वो गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ करें, और आरजू गवर्नमेंट वहां बैठ के पार्टी कर रही है। आरजू 20,000 इंडियन तालिब इलम जो है इस वक्त यूक्रेन में फंसे, 20,000। तो वहां पे एक ये हालत है, और दूसरा हमारे जो है वो डांस कर रहे हैं मॉस्को एयरपोर्ट, देखे ना, मैं देख रहा हूँ खुशियां तालियां बज रही हैं। वो कहते हैं जी डॉलर आएंगे, डॉलर आएंगे, डॉलर लेने आए, हम थैले भर के जाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पर आके। मतलब ये कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो कहीं जाके कहता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ? मतलब ये इतनी मिच्योर हरकतें आपके ख्याल से क्यों इमरान खान करते हैं? यानी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन हमें आगे सेव करेगा हमारे। मैं उस बंदे को जानना चाहूंगा जो खान साहब जो को जिसने मशवरा दिया कि इन हालात में अब दौरा पे चले, रशिया चले। आग आसपास सारी लोग कह रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली, जो कि मैं नहीं बिलीव करता, लेकिन इस वक्त न्यूज में चल रहा है कि मे बी दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। और इन हालात में खास साहब वहां पे लैंड करके तो तराने बज रहे हैं वहां। तो मैं बिल्कुल इसमें, और फिर मैं हैरान हूं कि वो जिस तरीके से पुतिन साहब मिल रहे हैं, उधर बिल्कुल जंग छिड़ी, उधर आपके त्यारे उड़ रहे हैं, आप वाटर से भी, आप नेवल साइड से भी आपकी आर्मी अंदर जा रही है, आपकी एयरफोर्स भी जा रही है, आपने इतने त्यारे भी मार दिए हैं, सारा कुछ, और साथ वो इनसे बैठ के शेखंड भी कर रहे हैं, और इनसे वो ये कह रहे हैं तरक्याती मनसूबे में बात। वो तरक्याती मनसूबे, स्टील मिल वो रशियन आगे चलाएंगे, ये पाइपलाइन बना देंगे, भाई उनपे तो सैंक्शंस लग रही है यार, वो तो बिल्कुल फारग हो चुके हैं वो तो। और यूरोप सारा बिल्कुल सारी सैंक्शन टफ से टफ करेंगे, आपके साथ किस तरह वो डील करेंगे? वो अपनी तिजारत चलाएंगे, उनके पास पैसा काफी है, उन्होंने तेल में काफी पैसा बनाया रशिया ने, लेकिन वो अपने सर्वाइवल मोड में आएगा कि एक्सपेंशन में जाएगा वो। मुझे तो इस पे डाउट है, लेकिन चले देखें, हो सकता है चाइना, हो सकता है पाकिस्तान खान साहब के पास कोई कोई अलादीन का चिराग हो जिससे इन्हें पता चल जाता है सारी चीजों का। जो यहाँ पे तो वॉशिंगटन डीसी में तो माहौल बिल्कुल डिफरेंट है इस वक्त। वो तो इस वक्त वो कहते हैं ना हैरान है, परेशान है, और देखें उन्होंने सैंक्शंस टाइट से टाइट करते जा रहे हैं, यूरोप भी, और जो है वॉशिंगटन डीसी भी, वो तो अपने डिफेंसिव ऑफेंसिव मूव में है। लेकिन ये कि खान साहब कहते हैं हम तरक्याती मंसूबे लेने जा रहे हैं, वहां से लेकर आएंगे। और एक तरफ खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो रशिया जा रहा हूं और वहां से पता नहीं कौन कौन से मंसूबे लेकर आ रहे हैं, लेकिन सर दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो तो बिल्कुल तैयार बैठी है और वो कह रही है कि जी ये इनका आखिरी जो है वो फॉरेन विजिट है, और इसके बाद ये जो है इनके लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाएगा, और किसी हद तक एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो साथ दे रही है, और काफी गहमा गहमी नजर आ रही है, बहुत स्ट्रांगली अपोजिशन जो है वो इस पे काम कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि खान साहब का चल चला हुआ है? नहीं, इस वक्त जो मेरा देखें, जो मेरा इसमें तजिया ये होगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान में नवाज शरीफ का, मैं नवाज शरीफ के बयानिए से एग्री करूंगा। नवाज शरीफ का बयानिया ये है कि इनको टाइम पूरा करना चाहिए। उसका मकसद दर हकीकत ये है कि ये इतने इतने इसमें अनपॉपुलर होके निकले खान साहब, ताकि दोबारा सियासत में ना आ सके। उनका ये आइडिया बिल्कुल ठीक है, क्यों दूसरा नून लीग के पास कोई ऐसा, किसी गवर्नमेंट के पास भी पाकिस्तान का या महंगाई का हल अभी मौजूद नहीं है किसी के पास। वो ये समझते हैं कि ये 1.5 साल में बिल्कुल अपनी पॉपुलैरिटी सपोर्ट लूज करके निकले ताकि वापस ना आ सके। वो ये चीज बिलीव करते हैं, और मैं भी उनसे एग्री करता हूँ। एक तो अनडेमोक्रेटिक तरीके से जाना नहीं चाहिए, दूसरा जो नई गवर्नमेंट आएगी वो सिर्फ साल के लिए आएगी, वो फिर एक और कियास शुरू होगा। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो करप्शन के हालात है, मारा मारी का हाल जो है, लोग जिस तरीके से चीजें अपनी बेच बेच के भाग रहे निकल रहे हैं, ये फिर और ज्यादा तेज होगा पाकिस्तान में। मैं ये एक चीज खास कर मेरे ज़हन में होता है, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को कोई ऐसा नुकसान जो नाकाबिले तलाफी हो, नॉन फिक्सेबल, नॉन रिपेयरेबल कोई ऐसा नुकसान ना हो कि जो बाद में बंदा सोचता ही रहे। क्योंकि इस वक्त हालात इस तरह के ही हैं, बच्चे चला रहे हैं गवर्नमेंट, जिनको पता है कि अब दोबारा नहीं, ना एमएनए बनेंगे ना एमपीए बनेंगे, और वो बच्चे भागते हुए देखें, कोई इस तरह का नुकसान ना कर जाए पाकिस्तान का कि बाद में रिपेयरेबल ही ना हो। उस पे मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगा, अभी तक जिस बात को हम एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, मेरे ख्याल में वही एक कोई इंस्टीट्यूशन है जो फिर भी
खड़ा रहता है या फिर भी देखता है कि क्या हो रहा है, वरना इन पे छोड़े तो फिर ये जिस तरह करते हैं। देखें खान साहब की मुझे बड़ी अच्छी नहीं लगी बात, इन्होंने अगले दिन इंटरव्यू में नवाज शरीफ की अपनी जो आरटी को दिया, इन्होंने नवाज शरीफ की प्रॉपर्टियों की बात की, इन्होंने लंदन में प्रॉपर्टियों की बात की, जरदारी साहब को एनआरओ दे के बिठाया हुआ है, इन्होंने सिंध दे के बिठाया हुआ है। और ये तो गलत बात है ना, जो करना है तो फिर आप बातें करें तो या तो उनकी भी बातें करें आप। और दूसरा ये बात है, बार बार 1.5 ट्रिलियन की बात करते हैं, वेस्ट को ब्लेम करते हैं। अगर आप खुद कानून बनाए ना, ऑर्डिनेंस, आप जर्नलिस्टों के लिए तो ऑर्डिनेंस बना दिया, करप्शन के खिलाफ भी एक ऑर्डिनेंस निकाल के देखें जरा, वो नहीं करना। मेरा मकसद आपके आपका पीका जो बना, पीका में नॉन अवेलेबल, बिल्कुल। और और वारंट के बगैर। सर अगर आप किसी का रीट्वीट कर देते हैं तब भी आपको जो है वो मतलब ये पकड़ सकते हैं और सजा दे सकते हैं, और हर तरह से इन्होंने जो है रोकने की कोशिश की है कि जर्नलिस्ट बात ना कर सके। जर्नलिस्ट क्या, आम आदमी भी बात करता है, वो भी ना कर सके। ये तो हर अवामो नास पे ये फिट होता है कानून, लेकिन ये करप्शन के बारे में ऑर्डिनेंस क्यों नहीं निकालते? ये मेरा क्वेश्चन है, ये कि आप हर चीज अपने फायदे में कर रहे हैं, कोई अवाम के लिए भी कुछ करें जो आप मैंडेट था आपका। लेकिन बाहर आप फॉरेन टीवीज में बैठ कर रोजाना कहते हैं कि हमारे पैसे लूट के लंदन ले गए, पैसे लूट के अमेरिका ले गए, तो रोके भैया, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप जर्नलिस्टों की जबान बंद कर सकते हैं, तो एयरपोर्टों के ऊपर जब लोग आपके दोस्त लेके भागते हैं पैसे, तो उनको क्यों नहीं रोकते आप? हरीम शाह को क्यों नहीं रोक सके आप? सर वो तो अक्सर भूल भी जाते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर है। अगर आपको याद हो, उनका एक स्टेटमेंट ये भी आया था कि टीवी पे देख के कह रहे थे कि पता नहीं क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, तो उनकी बीवी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर तो आप हैं। तो वो कहते हैं जी मुझे डॉलर का रेट भी टीवी से पता चलता है। ये कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसको मुल्क में क्या हो रहा है वो टीवी देख के पता चलता है? कोई नहीं बताता, कोई ऑफिसर, कोई साथ कुछ नहीं है। साहब को सब पता, देखे वो पता इस तरीके से है कि देखे ना, जिस तरीके से ऑर्डिनेंस है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है, ऑर्डिनेंस कुछ भी नहीं है, सारा पता है, सारी कैबिनेट है, वो जो पूरा एक दरबार लगता है, 100 वजीर सामने बैठता है। मेरा मकसद है वो सब पता है, रिपोर्टें सारा पता है, अपने फायदे का सारा पता है इनको। हाँ ये है कि सिर्फ पता नहीं है, वो कहते जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है, सारा पता है सर। इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में आरजू हो रहा है सब इनको पता है, लेकिन ये कि इनके पास विल नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है, नेशनलिज्म नहीं। जब भी देखे ना, मुझे ये बताया चीन शुगर माफिया में 200 अरब रुपया बना के निकल गए, इनके टेबल के ऊपर लोग बैठे हैं, इनके ऊपर वो जो रिंग रोड है उसमें 21 लोगों के नाम थे, 21 लोगों के नाम थे जिनमें मिनिस्टर भी थे। सिर्फ दो ब्यूरोक्रेट्स को इबरत का निशाना बना दिया गया, 6-6 महीने उन्होंने जेलें भुगती, मिनिस्टर अपना एंजॉय कर रहे। 21 लोगों के नाम थे रिंग रोड में स्कैंडल। देखेंगे सब पता है, सब पता है, ऐसी बातें नहीं है, रिपोर्टें हैं। एफआईआर को किस तरीके आप कहते हैं पता नहीं है, एफआईआर निकलती है लाहौर में 30 मिनट में मोहसिन बेग साहब को घर के अंदर धावा बोल दिया जाता है, इस्लामाबाद में आप कहते हैं 14,000 एफआईआर के पास एप्लीकेशन है जिनपे कोई अमल दरामद नहीं है। लेकिन आपका क्या ख्याल है, इनको नहीं पता? अगले दिन खान साहब ने अपने अटॉर्नी जनरल को बुला के अपने पास, बल्कि खान साहब को न्यूट्रल रहना चाहिए था उसमें, लेकिन खान साहब भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, अटॉर्नी जनरल को बुला के इंस्ट्रक्शनें दे रहे हैं मोहसिन बेग केस में। आप कहते हैं इनको पता नहीं, सब पता है इनको। ये कौन सी बात है? मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करूंगा कि इनको, मैं बिलीव नहीं करूंगा, इन्हें सब पता है कि पाकिस्तान में क्या पक रहा है, सुबह शाम इन्हें हर चीज का पता, अपनी चीजों का पता है, अपनी चीजों का। मैं आज बल्कि इसमें कोट करूंगा आरजू, आपके प्रोग्राम में आज रिसेंट आर्टिकल है जावेद चौधरी साहब का फेक न्यूज के बारे में। उन्होंने मिसाल ली थी राना सनाउल्लाह के बारे में, उस बंदे को उन्होंने इबरत का निशान बना दिया कि इससे इतनी हीरोइन पकड़ी गई थी, कोई प्रूव नहीं हुई है, वो नहीं है फेक न्यूज। तो सर फेक न्यूज तो ये भी है कि इमरान खान ने कहा कि जी मैंने तो आते के साथ ही 90 दिन में करप्शन खत्म कर दी थी और जितने वादे किए थे सारे पूरे कर दिए। ये भी इमरान खान की स्टेटमेंट मौजूद है। और अगर ये कहते हैं कि फौज को या इदारों को कुछ कहने से उससे सजा होगी, तो वो भी आपको एक दो नहीं, पूरी 26 से 27 वीडियोस मौजूद है जिसमें इमरान खान ने क्या कुछ नहीं कहा, फौज को क्या नहीं कहा और एस्टेब्लिशमेंट को क्या नहीं बोला। तो इस तरह से तो फिर इनको भी सजा हो जानी चाहिए, इनको फौरी तौर पे बंद कर देना चाहिए, इनकी तो वीडियोस मौजूद है। बस देखिए, फिर वो ये ना कानून सिर्फ आपके लिए मेरे लिए, बाकी इनके लिए तो नहीं है, तो अनटचेबल है। तो फिर आपको लेकिन इनको मैं तो रूलिंग एलीट समझता हूँ, एक अलायंस है करप्शन का, एक तबका बैठा है वो छाया आपके शहरों में, वो आप सोच नहीं सकते कि उनके पास कितना पैसा है। मुझे किसी ने बताया कि अब तो लोग बैंकों में पैसे नहीं जमा कराते हैं, तो कमरों के अंदर भर के बैठे हैं।
इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में लोगों ने अपने कमरों के अंदर पैसा दबा के बैठे हैं, करोड़ों के, अरबों के और हिसाब से। अब तो सर लोग ये भी डर गए, वो तो खैर करप्शन का पैसा दबा के बैठे, लेकिन कुछ लोग जिनके पास ईमानदारी का पैसा है और बैंक लॉकर्स है, वो भी डर गए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम वो सोना जो है वो हमें दे दो और उधार दे दो और ऐसे दे दो वैसे दे दो। तो लोगों का ख्याल है ऐसा ना हो कि लॉकर्स तोड़ के लोगों का उसमें से जेवर और सामान निकाल ले, ये भी लोग डर गए हैं। तो इस डरेंगे क्या, डरने का टाइम तो आने वाला है ना। देखें, डॉलर जो है वो 200 रुपए से ऊपर चला जाएगा बड़ी जल्दी, और आपका पेट्रोल जो है वो मैंने बताया कि $100 का अभी बैरल है, ये 150 पे जाएगा। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान पे फिर हमारा वतन अजीज और मेरे जैसे जिन लोगों का कोई नहीं है, जिनका वो बेचारे मार खाएंगे, ये तो भागकर आ जाएंगे लंदन, टोरंटो, दुबई। तो पीछे तो मार खाएगा वो बंदा जिसका पाकिस्तान में कोई दूसरा सोर्स नहीं है। बिल्कुल। मुझे उस टाइम, खुदा ना करे, मैं कहता हूँ फेडरल की ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान आए, बातें इसके बारे में हो रही हैं, अल्लाह ना करे इसमें रह जाए, लेकिन हालात बहुत सर्कमस्टांसेस विल बी वेरी टफ। खान साहब की टाइम, खान साहब का ये रूस का दौरा है, ये उस बयानिए को तकवीत देता है कि खान साहब अब कंप्लीटली इन चाइना और रशिया कैंप में है। लेकिन अगर वेस्ट रिटेलिएट करेगा, अमेरिका रिटेलिएट करे, तो अल्लाह करे कि खान साहब के पास प्लान बी मौजूद हो कि ताकि ये पाकिस्तान को बचा सके। सर प्लान भी तो उनका भाग जाने का ही होगा, इनका अपने लिए होगा, प्लान भी पब्लिक के लिए नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल, लेकिन सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको फ्यूचर क्या लग रहा है, रशिया और यूक्रेन का जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, झगड़ा शुरू हो गया है, इनका अटैक्स हो रहे हैं, तो क्या फ्यूचर है? कहीं जाके कोई दूसरी कंट्री बीच में आ सकेगी इनको रोकने के लिए, समझाने के लिए, या क्या होता देख रहे हैं आप? अभी 10 मिनट पहले आपके इस प्रोग्राम में आने से पहले मैंने, हमारे जो बाइडेन साहब ने अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यूरोप ने, ये अमेरिका ने तो बिल्कुल बता दिया है कि वो इस मिलिटरीली इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, उसने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। अब देखें नेटो का क्या रिएक्शन है, लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल सारी कैलकुलेशन, मैं बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ सुबह शाम इस चीज को। मेरा जो अपनी कैलकुलेशन है, यूरोप और अमेरिका इसमें मिलिटरीली इन्वॉल्व नहीं होगा। यूक्रेन का फैसला मेरे ख्याल अगले ज्यादा से ज्यादा 24 या 36 घंटों के अंदर अंदर ये सारा टेक ओवर किया जाएगा। लोग कुछ भाग रहे हैं वहां से पोलैंड की तरफ से, दूसरे वहीं लोग रहेंगे, और जिस तरीके से उन्होंने क्रीमिया को टेक ओवर किया था, यूक्रेन को भी टेक ओवर करेंगे। हिस्टोरिकली दे आर द सेम, यूक्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। और दूसरा, उनको समंदर में भी एक्सेस जरूरी थी उनकी। और जिस तरीके से, अगर जाती तौर पर मैं जब हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो मेरा पर्सनल असेसमेंट था, जिस तरीके से नेटो की एक्सपेंशन के बारे में अमेरिका ने वादा किया हुआ था कि नेटो एक्सपेंड नहीं करेगी बिल क्लिंटन दौर में, लेकिन बिल क्लिंटन के सेकंड दौर में इन्होंने बिल्कुल रशिया के साथ, जो छोटी छोटी स्टेटें उनकी रशिया के साथ ही, इन्होंने नेटो की मेंबरशिप उनको देकर अपने वादे की खिलाफ वर्जी की थी। और उस पर वो अपना उसका जस्टिफिकेशन देते हैं कि हमारे लिए इट कैन बी अ थ्रेट इन द फ्यूचर। तो वो अपना यूक्रेन को टेक ओवर कर लेगा। वेस्ट और अमेरिका इस वक्त उस पर रिटेलिएट नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त इंटरनल प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमी है, कोविड का इम्पैक्ट है, और जो पुतिन ने जो स्टेप लिया है, अमेरिका की वीक रजीम को स्टडी करके लिया है, क्योंकि ये ओबामा के बच्चे हैं जो इस वक्त वाशिंगटन डीसी को चला रहे हैं। ये पहले सीरिया में फेल हो चुके हैं, ये पहले अफगानिस्तान में फेल हो चुके हैं। दे आर नॉट अ फाइटर, ये सारे सोशलिस्ट माइंडसेट के लोग हैं, दे कैन नॉट फाइट। तो उसने बड़ी कैलकुलेट की है। पुतिन इज अ वेरी मैच्योर मिलिट्री ऑफिसर। मैटर ऑफ फैक्ट, मैं समझता हूँ कि इज वेरी नेशनलिस्ट। मैं एक बात की उसकी तारीफ करूंगा, इज अ वेरी नेशनलिस्ट, इज वेरी गुड फॉर रशिया। अपने जो मकासद रशिया के लिए वो पूरे कर रहा है, और मैं हर इंसान की तारीफ करूंगा जो अपने मुल्क के लिए नेशनलिस्ट होता है, चाहे वो। और नेशनलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कौमियत के लिए आप खड़े हों, अपने राइट्स के लिए लड़ें, आप रिस्क लें, आप सब। और उसने लिया है, वो करके रहेगा, वो बिल्कुल कर चुका है मेरे ख्याल में। यूक्रेन गेम इज ओवर। अमेरिका मर्दे बीमार है। अमेरिका तो अपने, मैंने कई दफा आपको अर्ज किया, अमेरिका तो अपने सिटीजन्स को न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया, शिकागो में नहीं बचा सकता। वो वहां जाके किसके लिए क्या लड़ेगा? और अपने बॉर्डर खुले पड़े हैं, उनकी प्रायोरिटीज ही कुछ और। उनकी प्रायोरिटीज नॉट अ फॉरेन पॉलिसी, उनकी प्रायोरिटीज नॉट अ मेंटेनिंग द स्टेटस ऑफ सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। उनकी प्रायोरिटीज नहीं है। तो वो उसमें वो रशिया कैन डू व्हाटएवर दे फील लाइक। बिल्कुल ठीक, लेकिन पाकिस्तान को भी इस वक्त अपने लिए सोचना चाहिए। हम भी काफी मुश्किल में हैं, और इस तरह के गलत सलत फैसले और गलत तरह के विजिट्स करके
प्राइम मिनिस्टर अपने लिए ही नहीं बल्कि मुल्क के लिए भी मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी पाकिस्तान को चाहिए था पाकिस्तान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त करप्शन है, उसके बारे में इनको चाहिए था कि स्टेप्स लेते और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो देते, नेशनलिज्म पे तवज्जो देते, बजाय लेकिन सर कब तक सर मांग मांग के कब तक मुल्क चलेगा, कब तक कोई हमें कर्जा देता रहेगा? मैं ये गलत पॉलिसी, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ इसको कि हमने कुछ कंट्री काजकिस्तान से भी कर्जा ले रहे हैं, लेकिन कर्जे सोल्यूशन नहीं है। यही तो मैं बताना चाहता हूँ, इनको समझ नहीं आ रही कि कर्जे सोल्यूशन नहीं है। तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, अपनी इंपोर्ट बंद करें, एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करें। इनको पता है, इनको सारा पता है। खान साहब कहते हैं वेस्ट से गए पढ़ के, तो पता नहीं है इनको, सारा पता है। सारे जो लोग कैबिनेट में बैठे हैं सारे ब्रिटिश और अमेरिकन है, यहां से गए, इनको सबको पता है कि कौमें किस तरह बनती हैं, लेकिन बनाने की विल हो, बनाना चाहते हो तो तब ना। बिल्कुल। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो खैर चलते-चलते मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जो अजीब-सी हो रही है, पंजाब स्कूल्स में जो है, वो बच्चों को फ्री खाना देना शुरू कर दिया, मतलब हर एक को भिखारी बना रहे हैं। अजीब किस्म का रवैया, उस पे भी लोग काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि जो सरकारी स्कूल हैं, उसमें इन्होंने एनजीओज़ से बात करके वहाँ पे खाना सप्लाई करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत गलत बात है। बच्चे घर से लाएँ या अपना जैसे मर्ज़ी करें, लेकिन ये कि ये इमरान खान हर एक को जो है वो लंगर पे, हर एक को जो है वो भीख के ऊपर लेके जा रहे हैं, और ये एक बहुत ही गलत रवैया है। बिल्कुल, खान साहब ने अपने इंटरव्यू में बल्कि दिन बताया कि मैं चाइना से इम्प्रेस्ड हूँ और चाइनीज पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहता हूँ, लेकिन उनको ये एक बात भूल जाते हैं कि चाइना में जब किसी को करप्शन में पकड़ा जाता है तो वो गोली मारते हैं। वो ये नहीं करते कि उनको लंदन भेजते हैं, वो उनको एनआरओ देते हैं, वो गोली मारते हैं। वो पॉलिसी नहीं सीखनी इन्होंने हमसे। सर फिर तो कोई बचेगा नहीं, पार्लियामेंट में 2-4 भी चौकीदार ही रह जाएगा बेचारा, बाकी सबको गोली। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जल्दी फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से थैंक यू। थैंक यू।